इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी स्पर्श भाग 1, जिसका हम चौथा अध्याय धीरंजन मालवीय जी के बारे में पढ़ेंगे कि धीरंजन मालवीय और वो क्या लिखते हैं। यहाँ पे धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुमरांव गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। 9 मार्च 1952 को ये एमएससी किए, बीएससी और एलएलबी हैं। वो एक वकील भी हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे। मालवीय का भाषा सीधा सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए है। यथा आवश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी वे करते हैं। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनी लिखी है, जो उनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में साहित्य है। भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। इनके बारे में ये कौन कौन से विश्वविख्यात पुस्तक लिखे हैं। प्रस्तुता पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, संघर्षमय जीवन का चित्रण किया गया है। वेंकट रमन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक पास किए। विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भी जल्दी पास कर दिए गए। इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में वह कलकत्ता में भारत सरकार के वहां पर फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है हर सरकार का, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त किए गए थे। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत रहते थे, मतलब सबसे चहीते थे ये अध्यापक के भी। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद सीवी रमन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है, अपना तिरंगा नहीं। जो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है, मतलब मेरे देश का एक पताका, मतलब एक झंडा तक यहाँ पर नहीं है। इस एहसास से मेरा गला भर आया। मैं फुट कर रोने लगा कि मेरे देश की बदनामी इतनी हो रही है। चंद्रशेखर वेंकट रामन भारत में वैज्ञानिक की उन्नति के चिर आकांक्षी थे, मतलब बहुत ज्यादा चाहते थे कि भारत में वैज्ञानिक उन्नति हो तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान, नोबेल पुरस्कार का समारोह जो चल रहा था, एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र महात्मा गांधी से मिला है, जो इस समय जेल में है। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक कि रामन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बेखूबी करता है। उसके बारे में बताया जाएगा कि यह किसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, वेंकटम रामन के बारे में। उनकी पूरी जीवनी नहीं, संक्षेप में बताया जाएगा थोड़ा सा, जिसमें से बताया जाएगा कि वो कितना मेधावी, मतलब कितने होशियार छात्र थे और कितना संघर्ष करते थे अपने जीवन में, और उनके जीवन का सारा संघर्ष की यात्रा जो थी उन सब के बारे में यहाँ पर जानकारी पाठ में दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, ठीक है। पेड़ से सेब गिरते सब लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई नहीं समझ पाया था। न्यूटन ने समझा। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की
नील विराट समुद्र की नील वर्गीय आभा, जो नीला पानी को अभी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे हैं, मतलब बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। इन्होंने बताया कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है। बात सन 1921 की है, जब रमन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक मतलब क्या, जहाज का वो कंपार्टमेंट, डेक पर खड़े, आगे वाला सिरा जहां पर रेलिंग होता है, डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारा और प्राकृतिक प्रेमी रामन को अच्छा लगता था कि प्रकृति से प्रेम करो और सब दुनिया को देखो। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते थे, लेकिन रामन केवल भावुक प्राकृतिक प्रेमी ही नहीं थे, केवल वो भावुक प्रेमी ही नहीं थे। उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा थी, उतनी ही सशक्त थी जितना एक क्रांतिकारी में होता है। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। सवाल हो गया कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं, कुछ दूसरा कलर क्यों नहीं होता है। ठीक है, रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढने में ही वे विश्व विख्यात बन गए। जवाब ढूंढते ही वह विश्व विख्यात बन गए, मतलब पूरा देश विदेश जान गया इनको। रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। उनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता उन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे, मतलब फिजिक्स पढ़ाते थे उनको, और मैथ। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं था, मतलब कोई दूसरी दिक्कत की बात तो नहीं थी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बना दिया, उनकी सशक्त नींव, उस ज्ञान का नींव उनके बचपन से ही उनके पिताजी के द्वारा उनके मन में डाला जा रहा था और वो नींव तैयार कर दिया गया। अब बिल्डिंग बनाने में कहाँ समय लगता है, जब नींव तैयार हो गया तो। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एबीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से किया। मद्रास मतलब चेन्नई कॉलेज से वो किए। बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी ऊंचे अंक हासिल किए, बहुत ज्यादा। यही फोटो है इनका, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का। रमन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के जमाने में उन्होंने शोधकर्ता में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। उनका पहला शोध पत्र फिलोसफी मैगजीन, क्या नाम था, फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। एक फिलोसफिकल, उस समय मनोवैज्ञानिक मैगजीन चलता था, उसमें इनका विचार छप गया, प्रकाशित हो गया। उनकी दिली इच्छा, मतलब उनकी इच्छा थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, सारा जीवन कार्य करने में, शोध करने में लगा दें। मगर उन दिनों शोध कार्यों को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी कि हाँ भैया आप कोई भी शोध करो तो ये आपका कैरियर हो जाएगा, लेकिन आज है। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रमन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों के जैसे यह भी भारत सरकार के वित्तीय विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कोलकाता में हुई। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा, जो उनका मन कहता था उसको बनाया रखा, जो स्वभाव था उसको बनाए रखे। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहु बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन फॉर साइंस की प्रयोगशाला थी। वहां पर किसकी, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन फॉर साइंस, उसकी प्रयोगशाला में वो जाया करते थे
यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, अलग संस्था थी सबसे। इसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था कि देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, वैज्ञानिक शक्ति को बढ़ाना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इन संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। मतलब वहां पर साधनों का कुछ अभाव था, सब सामान तो होते नहीं थे। रमन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते थे। जितना भी शोध कार्य था काम चलाऊ ढंग से करते थे। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। मतलब ये अपने आप में एक अपने जिद का एक अनोखा उदाहरण पेश कर रहे थे यहाँ पे, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करता। एक विद्यार्थी अपना सब काम दफ्तर छोड़कर, दफ्तर का काम खत्म करके प्रयोगशाला में आता जो बहु बाजार में है, और अपनी इच्छा शक्ति के जोर पे वो भौतिकी विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा था। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर, गाना बजाने वाले यंत्रों की ओर धुन जिससे बजता है, आकर्षित हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनि के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्र का अध्ययन किया, और जिनमें देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। यहाँ पे वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्य के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में, उनके पढ़ने या पढ़ाने के दायरे में, जहां वायलिन बजाते थे, वायलिन, चेलो और पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए। मतलब विदेशी सब सामान आए यहाँ पर, जैसे में वायलिन हो गया और चेलो हो गया, पियानो हो गया, ये सब विदेशी वाद्य यंत्र थे, विदेशी म्यूजिक मशीन था जो वहां पर आए। वही बीना, तानपुरा और मृदंगम, क्या नाम था, मृदंगम, तो मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है। मतलब नहीं समझे, आप फिर से समझो। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिम वाले देशों की इस भ्रांति को तोड़ा, इस भ्रम को तोड़ा कि कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्र की तुलना में घटिया है। मतलब जो विदेशी वाद्य यंत्र थे वे भारतीय वाद्य यंत्र से घटिया थी, आज भी घटिया है। आज का जो अपना तबला बज जाता है वैसा तबला विदेशी लोगों से बजेगा क्या, कभी नहीं बजेगा। डू 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 करता है लोग, हम डुम 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 जो करना है जो बजाते हैं, 1 ताल 2 ताल 3 ताल 4 ताल 5 ताल 6 ताल 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 सब बजाते हैं कि नहीं। हम लोग हारमोनियम में सब बजाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा से सा रे, ये सब हम लोग बजाते हैं। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मतलब नया पद खाली था, उसको भरना था। मुखर्जी महोदय ने रमन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें और पढ़ाना चालू कर दें। रमन के लिए यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे। क्योंकि फाइनेंस में थे, वो फाइनेंस में क्या थे, अकाउंटेंट थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और उनके साथ और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी उस नौकरी के साथ।
उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे, 10 साल बीत गया। ऐसी हालात में नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाले विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। रमन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। कब? 1917 में। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। सरस्वती के लिए वह सरकारी संस्था को छोड़ दिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्यापन मतलब पढ़ाना और शोध में बिताने लगे। सारा समय 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रमन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोड़े मारने लगा, मतलब बहुत ज्यादा कूदने लगा यह सवाल, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किया और किसी प्रकार रामन प्रभाव की खोज के रूप में उसको पेश किया। रमन प्रभाव, इसके प्रभाव में रमन प्रभाव की खोज के रूप में उसे प्रकाशित किया था। रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों का प्रकाश की किरण की प्रभाव का अध्ययन किया, मतलब उसके बारे में प्रभाव मतलब क्या, उसके डीप स्टडी, उसको ठीक से पढ़ा और उन्होंने पाया कि जब एक वर्गीकरण प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रब्बेदार पदार्थों से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। जब एक तरल पदार्थ में एक ठोस किरण जब ऊपर से जाती है तो उसके पदार्थ मतलब जो नीचे तरल रहता है, पानी वगैरह लिक्विड जो भी हो गया, तो उसके वर्ण में परिवर्तित होता है, मतलब उसके अंदर एक परिवर्तन होता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण को प्रोटॉन जब तरल और प्रोटॉन क्या, पानी का प्रोटॉन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए उनके अणुओं से टकराते हैं, मतलब एक किरण प्रकाश जो भी उजाला हो गया वो एक समुद्र में टकराते हैं पानी से, चाहे किसी भी पानी से, तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे यह तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं, और जैसे टकराते हैं तो अपने ऊर्जा का कुछ परिणाम यह होता है कि अपने ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं वहां पे या पा लेते हैं। दोनों ही स्थिति में प्रकाश के वर्ण रंग में बदलाव आती है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैगनी रंग के प्रकाश में होती है और बैगनी रंग ज्यादा दिखता है। तब बैगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी हरे, पीले, रंगीन, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है सबसे लास्ट में। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण से ऊर्जा खो पाता है, मतलब खोता है, अपनी ऊर्जा को खो देता है पानी से टकराते हुए, तरल मतलब पानी, लिक्विड से टकराने पर अपनी ऊर्जा खोता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। इसी के अनुसार उसका ऊर्जा और उसके में तरल में परिवर्तन आ जाता है, जिसके वजह से पानी नीला दिखाई देने लगता है। क्योंकि बैगनी कलर सबसे ज्यादा ऊपर आकर्षक होता है, इसलिए सबसे पहले बैगनी दिखता है और लाल सबसे लास्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रमशः सबसे पहले नीले, ठीक है, यहाँ पर है ऊर्जा बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैगनी के बाद नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है सबसे लास्ट में। याद रहेगा। रमन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान था, एक क्रांति ला दिया। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक परिणाम मिल गया। मतलब आइंस्टाइन जो बोलते थे उसका प्रायोगिक परिणाम यहाँ पर मिल गया। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरल के रूप में मानते हैं। किसके रूप में?
तरल मतलब लिक्विड के रूप में मानते हैं किसको? प्रकाश को। मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। प्रकाश अति सूक्ष्म कणों के, एकदम छोटे छोटे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के तीव्र धारा के समान है प्रकाश। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से किया है, बुलेट से की और इन्हें प्रोटॉन नाम दिया है। क्या नाम दिया है? प्रोटॉन नाम दिया है प्रकाश को। रमन के प्रयोग ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया था। रमन जी जो प्रयोग किए थे वो आइंस्टाइन के धारणा जो थी, उनके विचार, उसका प्रत्यक्ष सही परिणाम वहां पर खोज कर दे दिया। क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश, जो एक प्रकाश आता है, वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रभाव, मतलब प्रकाश की किरण जब तीव्रगामी, तेजी से जब सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करता है, मतलब घूमता है चारों तरफ, तो जैसे ही वो तरल से टकराता है उसका कलर बदल जाता है। रमन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज में आया, मतलब समझ में आया, सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप का सहारा लिया जाता था। स्पेक्ट्रोस्कोप का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियां की संभावना बहुत अधिक रहती है। सर रमन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणिक संरचना के अध्ययन के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहारा लिया जाने लगा। किसका? स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर, फिर से देखो, यह तकनीक एक वर्गीय प्रकाश के, एक लाइन से जो प्रकाश आ रहा है उसके वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं में परमाणुओं की, जो पदार्थ है जैसे पानी, उसके अणु और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा उनके उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो जाता है, और इसी के वजह से समुद्र नीला दिखने लगता है। यही कारण है समुद्र का नीला दिखने का। ठीक इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे रमन प्रभाव की खोज। तो लेते हैं विदा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। जो भी आपको दिक्कत है, डाउट है, आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।